थॉमस एल्वा एडिसन सदी के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में जिनका नाम शुमार है। एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने 1000 से ज़्यादा ऐसे आविष्कार किए हैं जिसको देखकर दुनिया आज भी अचंभे में है। पर असलियत तो यह है कि इन 1000 आविष्कारों में से कुछ इनके खुद के हैं और कुछ दूसरों के, जिनमें कुछ सुधार करके इन्होंने पूरा क्रेडिट अपने नाम कर लिया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो क्या कारण था कि एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक ने एडिसन का साथ छोड़ा तो पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। सन 1884 अमेरिका अपनी गोल्डन एज में था और दुनिया भर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। इतनी सभी चीज़ों के होने के बावजूद भी रात होते ही दुनिया को लालटेन और कैंडल्स ही संभालती थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट एक अनोखा आविष्कार लेकर सामने आता है, थॉमस एल्वा एडिसन, जिनको आप बल्ब के आविष्कारक के नाम से भी जानते होंगे। बट रियलिटी तो यह है कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार नहीं किया था। एडिसन के पहले भी 3 से 4 साइंटिस्ट ऐसे रह चुके हैं जिन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया था, पर उसमें इस्तेमाल किया जाने वाला फिलामेंट 1 से 2 मिनट तक बल्ब को रोशन करने के बाद खुद ही जल जाया करता था, इसलिए लाइट बल्ब कोई प्रैक्टिकल आविष्कार नहीं था। इसी समय निकोला टेस्ला अपनी जेब में 4 सेंट्स और 2 जोड़ी कपड़े लेकर अमेरिका आ जाते हैं। वो 28 साल की उम्र में एडिसन के अंदर एज अ जूनियर साइंटिस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। एडिसन हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और बल्ब के उस फिलामेंट को हज़ारों सब्सटेंसेस से रिप्लेस करके देखते हैं। फाइनली एक पतले कार्बन फिलामेंट का इस्तेमाल करने पर वो बल्ब ऐसा बन जाता है कि उसे 600 घंटे तक चलाया जा सकता है। इस आविष्कार को एडिसन दुनिया के सामने रखते हैं और वो दुनिया में बल्ब के आविष्कारक के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। पर अब भी इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। लालटेन को जलाने के लिए तेल हर किसी के घर में होता है, पर बल्ब जलाने के लिए हर किसी के घर में बिजली पहुंचाना बहुत कठिन काम था। एडिसन ने इसका सॉल्यूशन दिया, एक डीसी पावर जनरेटर। अगर हर व्यक्ति के घर में एक छोटा सा डीसी पावर जनरेटर लगा दिया जाता तो वही बिजली को उत्पन्न करके वहीं पे इस्तेमाल किया जा सकता था। पर यह ख्याल बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था और इसे केवल उस समय के अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। तो एडिसन ने एक दूसरा आइडिया सोचा कि एक बड़े डीसी पावर जनरेटर को शहर के बीच में लगा दिया जाए और उससे हर घर को बिजली पहुंचाई जाए। अब यहाँ डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अब जो लोग साइंस स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करते हैं उन्हें मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि डीसी करंट बिल्कुल नदी से बहने वाले पानी की तरह होता है। इसे आप पूरे शहर में नहरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इसकी रफ्तार धीमी होती जाएगी। कहने का मतलब कि डीसी पावर जनरेटर को अगर शहर के बीच में लगाया जाएगा तो शहर के आखिर तक पहुंचते पहुंचते इसमें उतनी ताकत ही नहीं बचेगी कि ये लाइट बल्ब्स को जला सके। समस्या गंभीर थी और इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एडिसन ने हाथ मांगा निकोला टेस्ला का। एडिसन ने टेस्ला से कहा कि डीसी जनरेटर्स के साथ आने वाली प्रॉब्लम्स को अगर तुम सॉल्व कर देते हो तो पूरे अमेरिका को रोशन करने का खिताब और साथ ही साथ $50,000 का इनाम दिया जाएगा। टेस्ला ने कुछ महीनों का समय मांगा और डीसी पावर जनरेटर्स पर काम करना चालू कर दिया। कुछ महीनों बाद टेस्ला दुनिया के सामने एक चमत्कारी आविष्कार के साथ आए, एसी पावर जनरेटर या कहें एसी करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट के काम करने के तरीके को समझने के लिए आप समुद्र की लहरों की तरफ देख सकते हैं। ये लहरें समुद्र के तट पर आती और जाती रहती हैं, पर कभी भी इनकी ताकत कम नहीं होती। उसी तरीके से अगर एसी जनरेटर को शहर के बीचों बीच लगाया जाए तो वो शहर के आखिरी घर तक उसी ताकत से जाएगा जैसा पहले घर में गया था। टेस्ला इस समस्या को सॉल्व कर देते हैं, पर अब एडिसन टेस्ला के साथ धोखा कर देता है। टेस्ला जब एडिसन से $50,000 की डिमांड करते हैं तो एडिसन ये कह देते हैं कि तुम अमेरिकन सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं समझते। कैसा लगा मेरा मजाक? टेस्ला इस बात से बहुत निराश होते हैं और अपने इस आविष्कार के लिए एक अमीर इन्वेस्टर को खोजना चालू कर देते हैं। सालों के संघर्ष के बाद टेस्ला जॉर्ज वेस्टिंगहाउस को मिलते हैं। ये एक ऐसे आविष्कारक थे जिन्होंने ट्रेन्स में लगने वाले एयर ब्रेक्स का आविष्कार किया था और अब वो एयर ब्रेक्स देश भर की सभी ट्रेन सिस्टम्स में लगाए जा रहे थे। ये साइंटिस्ट इस समय तक करोड़पति हो चुके थे और उन्हें टेस्ला का एसी जनरेटर का आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने टेस्ला के एसी जनरेटर पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हामी भर दी और अब चालू हुई द वॉर ऑफ करेंट्स, एसी वर्सेस डीसी। थॉमस एल्वा एडिसन भी उस समय तक एक करोड़पति वैज्ञानिक थे और वो अपने डीसी जनरेटर्स को टेस्ला से पहले देश में हर जगह लगाना चाहते थे। 1893 में टेस्ला के एसी पावर सिस्टम्स ने दुनिया में इंटरनेशनल डेब्यू किया और उसे दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। एडिसन को ये बात नहीं पची। एडिसन ने जगह जगह पर पैम्पलेट्स बंटवाए ये बताने के लिए कि एसी करंट कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एडिसन की सनक यहाँ तक नहीं रुकी। इन्होंने रोड शोज़ किए जिसमें इन्होंने कुत्तों को, घोड़ों को, यहाँ तक कि एक हाथी को भी चेन से बांधकर उसे करंट मारकर दिखाया और इन सभी जानवरों की मौत हो गई। एडिसन ने दुनिया को ये सब करके इसलिए दिखाया क्योंकि वे दुनिया को ये बताना चाहते थे कि एसी करंट कितना खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि एडिसन ने एसी करंट से चलने वाली इलेक्ट्रिक चेयर तक का आविष्कार कर डाला जिसमें वो वॉलंटियर्स को बैठाकर झटका मारकर दिखाया करते थे। ये तो वैसा ही होगा जैसे अगर कोई प्लेन क्रैश हो तो यात्री न्यूटन को दोष दें कि उसने ग्रेविटी का आविष्कार क्यों किया। एडिसन ने टेस्ला को रोकने का एक मौका नहीं छोड़ा और जगह जगह पर लोगों को बताते रहे कि टेस्ला एक सन की साइंटिस्ट हैं।
एडिसन ने टेस्ला को ये चैलेंज भी दिया कि इतने बड़े देश में एसी पावर सही करने के लिए तुम पावर सोर्स ला ही नहीं सकते। टेस्ला ने इस बार भी एडिसन को हरा दिया और नियाग्रा फॉल्स में ही अपना पावर हाउस डालने का विचार रखा। पर इन सभी बातों के बावजूद भी टेस्ला ने हार नहीं मानी और आज दुनिया में चलने वाली लगभग हर इलेक्ट्रिक मशीन ऑल्टरनेटिंग करंट से ही चल रही है। टेस्ला के जीवन का एक मुख्य आविष्कार एक मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर भी था, जिसका इस्तेमाल करके हम दूर से चल के आ रहे थंडरस्टॉर्म्स के सिग्नल्स को रिसीव कर सकते थे। जुलाई 1899 टेस्ला एक 600 मील दूर से आ रहे थंडरस्टॉर्म के सिग्नल्स को मैप कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ बीप सुनाई दी जो एक सीक्वेंस में 3 थी। इन बीप्स का मैथमेटिकल होना टेस्ला को चौंकाने के लिए काफ़ी था और उनका ये मानना था कि ये बीप्स आउटर स्पेस से आ रही हैं और ये कोई एलियन सिग्नल्स हैं। कॉलियर्स वीकली में पब्लिश किए गए टेस्ला के एक आर्टिकल में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया और टाइटल दिया टॉकिंग विद द प्लैनेट्स। टेस्ला की इस बात को सुनने के बाद साइंटिस्ट 2 ग्रुप्स में बंट गए, जिसमें से कुछ लोग टेस्ला को सपोर्ट करते थे तो कुछ लोग एडिसन की तरह उनके विरोधी ही थे। अर्ली 1900s में टेस्ला को नोबेल प्राइज़ मिलने की बात भी दुनिया में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। टेस्ला की लड़ाई उस वक्त के बड़े दिग्गज जेपी मॉर्गन और एल्वा एडिसन जैसे लोगों से थी। यही वो कारण था कि इनर पॉलिटिक्स की वजह से टेस्ला को कभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिल सका और इसे जैसे इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई है। टेस्ला ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी की हैं, जैसे एटम्स के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सोलर सिस्टम्स की तरह काम करते हैं और लाइट एक वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। आइंस्टीन को यही चीज़ कहने पर एक नोबेल प्राइज़ से पुरस्कृत किया गया था। क्वांटम मैकेनिक्स के संदर्भ में भी टेस्ला ने काफ़ी अनोखी बातें करी हैं, पर ऐसा लगता है कि मानो उस समय के वैज्ञानिकों ने इन्हें इतिहास से अलग करने की कोशिश करी है। स्कूल की किताबों में भी हमें एडिसन के ऊपर पोएम्स देखने को मिलती हैं, पर टेस्ला को उतना सम्मान नहीं मिलता जितना उन्हें मिलना चाहिए। बेलग्रेड सर्बिया में टेस्ला म्यूज़ियम है, जिसमें 1,60,000 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें टेस्ला फाइल्स के नाम से जाना जाता है। इनमें टेस्ला ने अपने फ्यूचर प्लान्स को लिखा था जिनको वो कंप्लीट नहीं कर पाए। इनमें से एक डॉक्यूमेंट में हमें ये देखने को मिलता है कि 1910 में टेस्ला ने फ्लाइंग मशीन्स के ऊपर काम करना भी चालू कर दिया था। टेस्ला फील्ड प्रोपल्जन के प्रिंसिपल पे ऐसी एंटी ग्रेविटी मशीन्स बना रहे थे जिनको इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करने पर वो ज़मीन से कुछ लिफ्ट ले सकती हैं। इनमें विंग्स या फ्यूल की कोई ज़रूरत नहीं और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बिना किसी एफर्ट के जा सकती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि 1920 से 1930 के बीच में टेस्ला ने कुछ ऐसी मशीन्स बना भी ली थी, पर इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण इनके सभी आविष्कारों को दबा दिया गया। तो सिंपली इस कहानी का यही सारांश है कि ऐसे कितने नोबेल लॉरिएट्स हैं जिनका आपको नाम पता है, लेकिन निकोला टेस्ला का नाम दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है। काबिलियत को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना नाम खुद ही रोशन कर लेती है। और काबिल लोग बचपन से मेहनती होते हैं, जिस तरह निकोला टेस्ला बचपन से स्कूल के टॉपर रहे थे और बड़ी क्लास के मैथमेटिक्स के सवाल भी खुद ही सॉल्व कर दिया करते थे। अब कुछ बच्चे जो एडिसन की कहानी सुनकर ये सोचते हैं कि वो भी मैथ्स में फेल होकर एडिसन बनेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता है। एडिसन फेल इसलिए होता था क्योंकि उसे टीचर से ज़्यादा मैथ्स आता था। तुम फेल इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हें उतना भी नहीं आता जितना बाजू वाले को आता है। तो ये मत सोचना कि फेल होकर एडिसन बन जाओगे, फेल होकर बस पबजी खेलोगे और सब्जी बेचोगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस में 50% के आसपास बच्चे 12-14 साल के हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास मोबाइल है और लॉकडाउन लगा हुआ है और कोई काम धंधा है नहीं, तो बस यूट्यूब पे वीडियोस देखो। बस इंस्टाग्राम पर मुझसे फालतू सवाल करने मत आया करो कि 1+1 2 की होता है। मेरे पास ज़िंदगी में बहुत काम है, तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगाओ, मेहनत करो। पढ़ाई लिखाई आपको कुछ सिखाए ना सिखाए, मेहनत करना ज़रूर सिखा देती है, नहीं तो फिर क्या है। स्कूल से निकलने के बाद अपनी इंस्टाग्राम की आईडी के नीचे यंग एंटरप्रेन्योर लिखोगे और गली गली में जाके मास्क बेचोगे। इस चैनल पे हिस्ट्री मिस्ट्री साइंस कंस्पिरेसी और एक्सपोज के ऐसे ही कुछ वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को ठोको, बेल आइकन भी दबा दिया करो जिससे नोटिफिकेशन आ जाए। कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करना तो भूलना मत। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ भाई, इंस्टाग्राम पर भी आ जाओ, वहाँ पर फॉलो करने में कौन सा पैसा लग रहा है, पर मीम से 1 नंबर देखने को मिलेंगे। अब मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, बाय।